तो बच्चों कैसे हो? बढ़िया हो? आज हम शुरू करेंगे समानता। और कक्षा 6 की पुस्तक हमने पूरी पढ़ ली है और उसमें क्या था, भारत एक लोकतंत्र देश है। कक्षा 6 की पुस्तकों में हमने लोकतंत्रीय सरकार के तत्वों के बारे में कुछ पढ़ा और जैसे लोगों की भागीदारी, संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान, समानता और न्याय के बारे में पढ़ा। समानता लोकतंत्र की एक क्या है, मुख्य विशेषता है। क्या है? मुख्य विशेषता है और इसकी कार्यप्रणाली से सभी पहलुओं को आप समानता के बारे में प्रभावित करती है। क्या करती है? समानता के बारे में पढ़ेंगे, अधिक जानेंगे यह क्या लोकतंत्र के लिए लोकतंत्र के लिए आवश्यक क्यों है, लोकतंत्र के लिए यह समानता आवश्यक क्यों है और भारत में सब समान है या नहीं है। मानवाधिकार की समानता, किसकी? मानवाधिकार। तो हम नहीं जानते समानता क्या होती है, हम नहीं जानते समानता क्या होती है। कहानी प्रारंभ जो है कांता के वोट देने से होती है। देखो कांता एक कौन है? कांता एक महिला है जिसका नाम क्या है? कांता है। और कांता वोट देने गई हुई है, लाइन में खड़ी है, वोट देने की लाइन में खड़ी है। आपके स्कूल में वोट दिए जाते हैं ना, तो वोट देने की लाइन में खड़े होने से होता है। उसका प्रारंभ कहां से होता है? कांता वोट देने की लाइन में खड़ी है। पुनः उसने विभिन्न लोगों की ओर देखा। पुनः उसने क्या किया? विभिन्न लोगों की ओर देखा। और भी लोग लाइन में खड़े थे, उसने देखा। उसके साथ ही लाइन में खड़े थे कौन? उसके मालिक। कौन खड़े थे? मालिक। और मालिक का नाम था अशोक। इसका जो मालिक है, मालिक का नाम है अशोक। अशोक भी लाइन में खड़ा था। अशोक जैन पूरा नाम है इसका, अशोक जैन को वो पहचान लेते, अपने मालिक को पहचान लेती। और पड़ोसी छोटालाल, इसका पड़ोसी कौन है? इसका पड़ोसी है छोटेलाल। छोटे लाल, छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ तो सुभान अल्लाह। पड़ोसी का नाम छोटे लाल है। भारत जैसे एक लोकतंत्रीय देश में सबसे वयस्क को मत देने का अधिकार है। किसको? सबसे वयस्क को मत देने का अधिकार है, चाहे उसका धर्म कोई भी हो। चाहे उसका धर्म कोई भी हो, उसे वोट देने का अधिकार है। शिक्षा का स्तर चाहे कोई भी हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे ना हो, चाहे 5वीं पास हो, 6ठी पास हो, 10वीं पास हो, 12वीं पास हो या अनपढ़ हो, उसको वोट देने का अधिकार है। जाति कुछ भी हो, चाहे जाति से ब्राह्मण हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो जाति से, उसको वोट देने का अधिकार है। गरीब हो या अमीर हो, उसको वोट देने का अधिकार है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? सार्वभौमिक मताधिकार कहा जाता है। और यह सभी लोकतंत्र का आवश्यक पहलू है। लोकतंत्र का क्या है? ये आवश्यक पहलू है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार समानता के विचार पर आधारित है। किसके आधार पर आधारित है? समानता के आधार पर आधारित है, क्योंकि यह घोषित करता है कि देश का हर वयस्क स्त्री हो या पुरुष हो, देश का हर वयस्क स्त्री हो या पुरुष हो, चाहे उसका आर्थिक स्तर या जाति कुछ भी हो, आर्थिक स्तर भी कोई भी हो, गरीब हो, अमीर हो, चाहे कंगला हो, और जाति से कुछ भी स्तर हो क्यों ना हो, वह एक वोट का हकदार है। वह एक वोट का क्या है? हकदार है। एक वोट देने का हकदार है। कांता वोट देने के लिए बहुत उत्सुक है और यह देखकर बहुत खुश है। क्या? क्यों? कि वह सबके बराबर है। भाई खुश है ना कि इसको भी वोट देने का अधिकार है, सबके बराबर, क्योंकि उन सबके पास एक ही वोट है। परंतु जैसे जैसे दिन बीतता गया, भाई सुबह लगी थी कांता, जैसे जैसे दिन बीतता गया, कांता के मन में समानता का वास्तविक अर्थ क्या होता है? कांता के मन में क्या है? अब हम खड़े हुए लाइन में कुछ भी सोचने लग जाते हैं। अब हम प्रेयर कर रहे हैं, नहीं, सुबह सुबह राष्ट्रीय गान करना, जन गण मन अधिनायक जया है भारत भाग्य विधाता, है ना। और हमारे मन में कुछ विचार चल रहा है। हमारे मन में क्या चल रहा है? कुछ विचार चल रहा है। पता है राष्ट्रीय गान करते करते सो गए, वहीं नींद आ गई, है ना। तो जैसे जैसे दिन बीतता गया,
कांता के मन में समानता का वास्तविक अर्थ के बारे में शंका होने लगी। क्या होने लगी? शंका बोलते डाउट को। क्या होने लगा? डाउट होने लगा। डाउट किस बात पे होने लगा? क्या बात थी जिससे कांता के मन में क्या हो गई? शंका हो गई। कोई तो बात होगी ना, कोई कांता के मन में जो शंका हुई है, कोई तो बात होगी। तो उसके जीवन की दिनचर्या, कांता के जीवन की दिनचर्या के बारे में हम जानते हैं। क्या वह एक झोपड़पट्टी में रहती है। कहाँ रहती है कांता? एक झोपड़पट्टी में रहती है, और उसके घर के पीछे एक नाला है। घर के पीछे नाला है, जैसे आपके पड़ोस में था ना घर के पीछे नाला। घर के पीछे नाला है, उसकी बेटी बीमार है, परंतु वह काम से एक दिन भी छुट्टी नहीं ले सकती। देखो, उसकी कांता की बेटी बीमार है, लेकिन वह काम से छुट्टी नहीं ले सकती। काम से छुट्टी नहीं ले सकती। क्यों? क्योंकि उसने अपने मालिक से बच्ची को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए पैसे उधार लेने हैं। उसको पैसे क्या करने? उधार लेने, ताकि पैसे उधार लेगी वो तो अपनी बच्ची को डॉक्टर के पास ले जाएगी, इसलिए वो छुट्टी नहीं कर सकती। घरेलू काम की नौकरी उसे थका देती है। घर में क्या करती है कांता? काम करती है किसी के यहाँ। मालिक का नाम क्या है? अशोक जैन। अशोक जैन के यहाँ पर काम करती है घर का, और वह छुट्टी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि उसको मालिक से क्या लेना है? उधार पैसे लेने, ताकि वह अपनी बेटी का इलाज करवा सके डॉक्टर के पास। और घरेलू काम उसे थका देता है। अंततः उसके दिन की समाप्ति फिर लंबी लाइन में खड़े होकर होती है। पूरे दिन उसको लंबी लाइन में हो गया। सरकारी अस्पताल में सामने लगी यह लाइन उस लाइन से भिन्न है जिसमें वह सुबह लगी थी, क्योंकि इस लाइन में खड़े अधिकांश लोग क्या थे? गरीब थे। कैसे थे? गरीब थे। अब कुछ अन्य प्रकार की असमानता है। कुछ अन्य प्रकार की असमानता है। अन्य प्रकार की असमानताएं। कुछ अन्य प्रकार की असमानताएं क्या है? वह अन्य प्रकार की कुछ असमानताएं क्या हैं? देखो, कांता उन दिनों बहुत से लोगों में से एक है। कांता उन बहुत से लोगों में से एक है जो भारतीय लोकतंत्र में रहते हैं, और जिन्हें मताधिकार प्राप्त है, जिन्हें वोट देने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन जिनका दैनिक जीवन और कार्य करने की स्थितियां समान नहीं है, समानता से बहुत दूर है। कार्य करने की जो दैनिक जीवन में उनका कार्य है, कार्य करने की स्थितियां हैं, वो समानता से बहुत दूर है। निर्धन होने के अतिरिक्त भारत में लोगों को अन्य अनेक कारणों से भी असमानता का सामना करना पड़ता है। समझ पाए? निर्धन होने के अलावा भाई एक तो व्यक्ति वो जो निर्धन है, निर्धन होने के अलावा और भी अन्य कारण है जिसमें क्या है? उन्हें असमानता का सामना करना पड़ता है। तो दो कहानियां पढ़कर हम समझेंगे। क्या? हम दो कहानियां पढ़ेंगे, ठीक है ना? जातिगत व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? जातिगत। जातिगत व्यवस्था। यदि आप ग्रामीण भारत में रहते हैं, देखो हमने कक्षा 6 में क्या पढ़ा था? विविधता पढ़ी थी, और विविधता की समझ, और विविधता एवं समझ एवं भेदभाव। विविधता के बारे में पढ़ा, समझ एवं भेदभाव के बारे में पढ़ा, सरकार क्या है उसके बारे में पढ़ा, गांव का प्रशासन पढ़ा, नगर का प्रशासन पढ़ा, और फिर उसके बाद पढ़ी आजीविकाएं। आजीविकाओं में ग्रामीण की आजीविकाएं पढ़ी और शहर की आजीविकाएं पढ़ी। अब हम 0701 में जो स्टार्ट कर रहे हैं, कक्षा 7 की किताब है, तो इसमें हम जातिगत व्यवस्था के अंतर्गत दो कहानियों के माध्यम से हम समझें। कितनी कहानियों के माध्यम से? दो कहानियों के माध्यम से समझेंगे। दो पिक्चर होंगी आपकी। यदि आप ग्रामीण शहर में रहते हैं, यदि आप ग्रामीण शहर में रहते हैं, तो जाति जगत पहचान का अनुभव शायद बहुत छोटी आयु में ही आपको लग गया होगा। यदि आप भारत के शहरी क्षेत्र में रहते हैं, तो शायद आप सोचेंगे कि लोग अब जात पात में विश्वास नहीं करते हैं। देखो, गांव में अभी भी ऐसा कहीं पर है। हम दोनों कहानियों के माध्यम से समझेंगे। लेकिन शहर में यह सोचते हैं लोग, शहरी क्षेत्र के लोग यह सोचते हैं शायद कि लोग क्या सोचते हैं कि अब जात पात में विश्वास नहीं करते। परंतु जरा एक बार समाचार पत्र के वैवाहिक विज्ञापन के कॉलम को देखिए, तो आप पाएंगे कि उच्च शिक्षा प्राप्त शहरी भारतीय के दिमाग में भी जाति कितनी महत्वपूर्ण है। जाति क्या है? जाति कितनी महत्वपूर्ण है। अब एक कहानी स्कूल जाने वाले एक दलित बच्चे की है। उसने अपने अनुभवों को शेयर किया है,
ठीक है, उसके बारे में हम जानेंगे। दलितों के बारे में आप पहले से ही पिछले वर्ष की पुस्तक में ही पढ़ चुके हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में हम जान चुके हैं। कक्षा 6 में हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कहानी के बारे में सुना। दलित, दलित एक ऐसा शब्द है, दलित, दलित देखो बच्चों एक ऐसा शब्द है जो निचली कही जाने वाली जाति के लोग स्वयं को संबोधित करते हैं और उसके लिए क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। दलित का अर्थ होता है कुचला हुआ, दलित का अर्थ होता है कुचला हुआ या टूटा हुआ। इस शब्द का इस्तेमाल करके दलित यह संकेत करते हैं कि पहले भी उनके साथ बहुत भेदभाव होता था और आज भी हो रहा है। पहले भी बहुत उनके साथ भेदभाव होता था और आज भी हो रहा है। और पहले आपने भीमराव अंबेडकर की देखो कहानी पढ़ी, वो कैसे ट्रेन पे रेलवे स्टेशन पर उनके साथ कितना भेदभाव होता है, पानी को लेकर, पानी पीने को लेकर, कप पीने को लेकर। बाजार में जाते तब उनको समस्या होती, बाजार में जब जाते हैं वो तो एक आगे व्यक्ति जो है ढोल बजाता बजाता है कि दूर हो जाए, हम लोग इस रास्ते से निकल रहे। कितना दुर्व्यवहार उनके साथ किया जाता था। तो भेदभाव, तो अर्थ क्या हुआ, कुचला हुआ या टूटा हुआ। ओम प्रकाश वाल्मीकि की एक प्रसिद्ध कहानी है, किसकी है, ओम प्रकाश वाल्मीकि। क्या नाम है, ओम प्रकाश वाल्मीकि। क्या नाम है व्यक्ति का, ओम प्रकाश वाल्मीकि के एक प्रसिद्ध लेखक है। कौन है ये, लेखक हैं। अपनी आत्मकथा जूठन, इन्होंने एक आत्मकथा लिखी है, क्या नाम है उसका, जूठन। क्या नाम है, जूठन, जूठन। इनकी आत्मकथा है, इन्होंने अपनी आत्मकथा, ये जो हम कहानी पढ़ेंगे इन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखी है ये। तो क्या लिखते हैं देखो, स्कूल में दूसरों से दूर बैठना पड़ता था इनको, स्कूल में दूसरे बच्चों से दूर बैठना पड़ता था, वह भी जमीन पर अपने बैठने की जगह तक आते आते चटाई छोटी पड़ जाती थी। इनकी जगह तक आते आते क्या, चटाई छोटी पड़ जाती थी। कभी कभी तो एक पीछे दरवाजे के पास बैठना पड़ता था, कभी कभी एक पीछे दरवाजे के पास बैठना पड़ता था, जहां से बोर्ड पर लिखे हुए अक्षर जो धुंधले दिखाई देते हैं। अब बच्चे पीछे बैठ जाते हैं ना, फिर कहते हैं मैडम दिख नहीं रहा है, मैडम थोड़ा सा साइड हो जाओ। जब मैडम लिखती है सर थोड़ा साइड हो जाओ, दिख नहीं रहा है, ऐसा होता है ना, ये समस्या आती है। और पीछे बैठे हुए बच्चों को क्या है, दिखना धुंधला हो जाता है, दिखता साफ नहीं है। अब कुछ कुछ जो डबल बैटरी सिंगल पावर होते हैं, है ना, उनको थोड़ा दूर की नजर या पास की नजर कमजोर होती है, तो वो चश्मा यूज करते हैं तो उनको प्रॉब्लम होती है। कभी कभी बिना कारण के पिटाई कर देते थे, बिना कारण के मास्टर जो है पिटाई कर देते थे। और जब वे कक्षा 4 में थे, जब ये क्या लिखते हैं इसमें, इस कहानी में, जब ये कक्षा 4 में थे तो प्रधानाध्यापक कौन, प्रधानाध्यापक कौन होता है, क्लास टीचर। क्लास टीचर ने ओम प्रकाश से क्या किया, स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगाने को कहा। इनका क्लास टीचर जो था, क्लास टीचर ने क्या किया कि आप पूरे स्कूल में और पूरे ग्राउंड में क्या करेंगे, झाड़ू लगाने को कहा। हेडमास्टर अपने कमरे में बैठे थे, लेकिन निगाह उसी पर थी। अब झाड़ू लगानी शुरू कर दी। भाई बच्चा 4th कक्षा में पढ़ता तो क्या करेगा, मैडम क्लास टीचर कोई काम करने के लिए कहेगी तो करना पड़ेगा, मजबूरी है, नहीं। वे लिखते हैं क्या कि मैदान बड़ा लंबा चौड़ा था, मैदान बड़ा लंबा चौड़ा था और मेरे वजूद से कई गुना बड़ा था। उसके वजह, वही कक्षा 4 में है। अब आपका स्कूल कितना बड़ा है, आपके स्कूल में अगर आपको कह दिया जाए कि आपको पूरे ग्राउंड के नीचे भी और पूरे स्कूल की जो है क्या करनी है, झाड़ू लगानी है, तो क्या होगा, वो आपके वजूद से कई गुना बड़ा होगा कार्य। तो जिसे साफ करने से मेरी उसकी कमर टूट गई। भाई क्या, ओम प्रकाश वाल्मीकि साफ करते करते क्या कमर टूट गई, और धूल से चेहरा और सिर जो है, सिर हट गया, धूल धूल ही हो गई सिर में भी और चेहरे पे भी धूल धूल ही हो गई और मुंह के भीतर भी धूल घुस गई। मेरी कक्षा में बाकी बच्चे पढ़ रहे, देखो उसकी कक्षा में बाकी बच्चे पढ़ रहे थे और वो झाड़ू लगा रहा था। ओम प्रकाश वाल्मीकि 4th कक्षा में था, बाकी बच्चे तो पढ़ रहे थे और वो झाड़ू लगा रहा था। और हेडमास्टर कमरे में से बैठे हुए थे, लेकिन निगाह उसी पर थी। हेडमास्टर बैठे हुए कमरे में बच्चों को पढ़ा रहे थे, लेकिन निगाह किस पर थी, ओम प्रकाश वाल्मीकि पर थी। हेडमास्टर ने क्या, अब पानी पीने तक की इजाजत नहीं थी, पानी पीने की इजाजत भी नहीं थी। पूरा दिन झाड़ू लगाते रहे ओम प्रकाश वाल्मीकि। देखो कितना दुख हुआ होगा उन्हें,
अब आप सोच के देखो, जो चौथी क्लास में बच्चा होगा उसकी उम्र कितनी होगी? आपकी उम्र कितनी है? आप कौन सी कक्षा में हैं? तो देखो, चौथी कक्षा के छात्र या छात्रा, उसकी उम्र कितनी रही होगी? ओम प्रकाश वाल्मीकि ज्यादा उम्र नहीं रही होगी, और पूरे स्कूल में और पूरे ग्राउंड में उन्होंने झाड़ू लगाई और सफाई की, तो उनकी कमर टूट गई होगी, लेकिन हेडमास्टर उनकी तरफ देखते रहे। ओम प्रकाश ने अगले 2 दिन तक क्या किया? देखो, स्कूल के कमरों की खिड़कियां, दरवाजों से मास्टर और लड़कों की आंखें छिप छिप कर तमाशा देख रही थी। होता है ना, अब किसी बच्चे को मुर्गा बना दिया जाए। अब अभी देखो, सर्दियां आ रही हैं, तो क्लासेस जो इसको अधिकतर स्कूलों की क्लासेस कहाँ ग्राउंड में लगती है? धूप में नहीं लगती है, धूप में लगती है। तो अब धूप में किसी का टेस्ट हुआ, अब बच्चों के किसी बच्चे के कम नंबर आए तो उसको मुर्गा बना दिया। क्लास चल रही है, मुर्गा बना दिया, तो बच्चे क्या टुकुर टुकुर देखते हैं, कैसे बना हुआ है मुर्गा, नहीं कैसे बना हुआ है, नहीं देखते, है ना। तो ऐसे ही यहाँ भी सेम कर रहे हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि झाड़ू लगा रहा है, सफाई कर रहा है, और बच्चे क्लास से देख रहे हैं, झाड़ू लगाते देख रहे हैं। उन्होंने शिक्षकों का साहस, अब देखो क्या हुआ, अब झाड़ू तो लगा दी। ओम प्रकाश से अगले 2 दिन तक स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगवाई, अगले 2 दिन तक, क्योंकि एक दिन में तो कहाँ होगा। अब आपको पूरा स्कूल में झाड़ू लगाने के लिए, सफाई करने के लिए दे दिया, तो एक दिन में नहीं होगा। तो अगले 2 दिन तक ओम प्रकाश वाल्मीकि से स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगवाई जा रही, और यह क्रम तभी रुका जब उधर से गुजरते हुए उसके पिता ने अपने बेटे को झाड़ू लगाते हुए देख लिया। भाई गांव में स्कूल था, गांव में स्कूल था, तो पिताजी उसके जो अब स्कूल में बच्चे आ गए, वो तो झाड़ू लगा रहा है 2 दिन से। और जब पिताजी उस स्कूल से, स्कूल के गेट से गुजरे तो पिताजी ने देख लिया, नजर पड़ी, पिताजी ने देख लिया क्या उसकी, उनका लड़का क्या है, उनका लड़का झाड़ू लगाते हुए देख लिया। उन्होंने शिक्षक का जो है वो गए स्कूल में, जब झाड़ू लगा रहा था बच्चा, भाई बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा है, वो झाड़ू लगाते हुए देखा, तो उन्होंने शिक्षक का साहस पूर्वक क्या किया, सामना किया, और ओम प्रकाश का हाथ, ओम प्रकाश कौन, उसका बेटा था, उसने क्या किया, अपना हाथ पकड़ा, उसका ओम प्रकाश हाथ पकड़ा, और स्कूल से बाहर जाते हुए ऊंचे स्वर में सबको सुनाते हुए कहा क्या, कि मास्टर हो इसलिए जा रहा हूं, मास्टर हो इसलिए जा रहा हूं, पर इतना याद रखना, मास्टर यो नहीं पड़ेगा इसी मदरसे में, और यो ही नहीं, इसके बाद भी और भी आवेंगे इसके जैसे पढ़ने, ये तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा, इसके जैसे और भी आएंगे पढ़ने। और ऐसा कहते कहते जो है उसकी गूंज जैसे जैसे अब स्कूल से वो दूर जाता गया, अपने बच्चों को ले जाके, और उसकी जो शब्दों की गूंज थी वो धीरे धीरे फीकी पड़ती गई। तो कहानी हमने किसकी सुनी? ओम प्रकाश वाल्मीकि। कितनी दुख भरी कहानी की, चौथी क्लास में बच्चा पढ़ रहा था और पूरे स्कूल में उससे जो झाड़ू लगवाई गई। क्यों? क्योंकि वो क्या है, दलित जाति का, जाति से क्या है, दलित है, और उसको किनारे पे स्कूल क्लास के पीछे की तरफ बैठना पड़ता था, कभी कभी चटाई भी नहीं मिलती, नीचे ही बैठना पड़ता था। दूसरी कहानी ऐसी घटना पर आधारित है, दूसरी कहानी भी ऐसी घटना पर आधारित है, जो भारत में एक बहुत बड़े शहर में घटी है, और देश के अधिकांश भागों में ऐसा होना क्या है, सामान्य बात है, ऐसा होना सामान्य बात है। यह कहानी है श्रीमती अंसारी की। किसकी है? श्रीमती अंसारी। श्रीमती अंसारी जो शहर में किराए पर एक मकान लेना चाहती है। ये क्या करना चाहती है? ये किराए पे मकान लेना चाहती है। कहां पर? शहर में। और वे पैसे वाली है ये, इसलिए इसे किराए पर रहने में कोई समस्या नहीं है, इसके पास पैसा अच्छा खासा है, तो किराए पे रहने में इसे कोई समस्या नहीं है। मकान ढूंढने के लिए जो है इसने क्या किया, मदद ली। किससे? प्रॉपर्टी डीलर से। इसने किराए पे मकान लेने के लिए प्रॉपर्टी डीलर से क्या किया, मदद ली। डीलर ने उसे बताया कि उसके पास कई मकान हैं जो कि किराए पे मिल जाएंगे, आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना, और आप मेरे साथ चलिए। वे पहला मकान देखने गए, अंसारी दंपति, और मकान बहुत अच्छा लगा अंसारी दंपति, अंसारी को, और इसका पति भी था। कौन? पति। भाई पति पत्नी दोनों मकान देखने गए, प्रॉपर्टी डीलर लेके गया, और उनको वे मकान पसंद आ गया। अब पसंद आ गया तो क्या हुआ, पसंद आ गया तो उन्होंने, मकान मालिक ने उनसे नाम पूछा। क्या पूछा? मकान मालकिन ने उससे नाम पूछा, और नाम सुनते ही बहाने बनाने लगी कि वो तो मांसाहारी हैं, लोगों का मकान जो है, लोगों को मकान नहीं दे सकती, मांसाहारी लोगों को मैं मकान नहीं दे सकती, क्योंकि उस बिल्डिंग में कोई भी मांसाहारी व्यक्ति नहीं है। प्रॉपर्टी डीलर और अंसारी दंपति दोनों ही यह सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। भाई
अगर मेरा नाम अंसारी है, ये क्या है, अंसारी है, तो क्या मुझे अगर मांसाहारी है कोई व्यक्ति तो उसे मकान नहीं मिलेगा किराए पे? तो वो आश्चर्यचकित हो गए दोनों, दोनों ही, दंपति भी, पति पत्नी भी और प्रॉपर्टी डीलर भी, क्योंकि पड़ोस से ही मछली पकने की गंध उसे आ रही थी। देखो वहीं पड़ोस में जो है ना मछली पक रही होगी, तो उन्हें गंध साफ आ रही थी, मछली पकने की गंध बिल्कुल एकदम साफ साफ आ रही थी। उसके सामने उन दूसरे और तीसरे मकानों को भी जो उन्हें पसंद आए, भाई मना कर दिया तो फिर चले गए, फिर दूसरी जगह गए, वहीं आसपास में जो एक दो मकान और थे वहां गए, तो उन्हें वहां भी जो मकान पसंद आए तो उन्होंने भी आनाकानी कर दी, मना कर दिया कि हम किराए पे मकान नहीं देंगे। अंत में प्रॉपर्टी डीलर ने क्या सुझाव दिया? प्रॉपर्टी डीलर ने क्या सुझाव दिया कि आप अपना नाम बदल लो। क्या बदल लो? आप अपना नाम बदल लो। अब बताओ भाई, नाम बदलने से कुछ हो सकता है? अगर मैं अपना नाम राम से बदलकर श्याम रख लूं तो कुछ हो सकता है? अंसारी दंपत्ति ऐसा करने के इच्छुक नहीं थे, इन्होंने नाम बदलने के ये इच्छुक नहीं थे, इसलिए उन्होंने कुछ और मकान देखने का निश्चय किया कि भाई हम कोई बात नहीं, कहीं और देखते हैं मकान, ठीक है ना, यहाँ नहीं है कोई बात नहीं, कहीं और देखते हैं। तब तक आप समझ गए होंगे, अब तक आप समझ गए होंगे कि प्रायः कुछ लोगों के साथ असमानता का व्यवहार बस इस कारण होता है कि उनका जन्म किस जाति, लिंग या किस धर्म में हुआ है, और वे उच्च वर्ग के हैं या मध्यम वर्ग के हैं या निम्न वर्ग के हैं। दोनों कहानियां देखो क्या बताती हैं आपको। दोनों कहानियों से हमने क्या सीखा? दोनों कहानियों से हमने क्या क्या सीखा? कि ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी परिवार के साथ असमानता का व्यवहार हुआ है। अरे देख लो भाई, कोई आया है। ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी परिवार के साथ क्या हुआ? असमानता का व्यवहार जातिगत और धर्मगत कारणों से हुआ। किससे हुआ? जातिगत और धर्मगत। इसकी जाति से क्या था? ये जाति से क्या था? ये दलित था। और ये जाति से क्या था? इनका धर्म, ये मुसलमान थे। अंसारी किसमें होते? मुसलमान होते, ठीक है ना, ये धर्म से मुसलमान थे। तो इनके साथ जो ये असमानता का व्यवहार हुआ जातिगत और धर्मगत के कारणों से हुआ। जब लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता है तो उनके सम्मान को ठेस पहुंचती है। जब उनके साथ देखो क्या होता है, असमानता का व्यवहार हो, किसी के साथ भी असमानता का क्या हो? व्यवहार होगा, तो उसकी जो है उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। ओम प्रकाश वाल्मीकि तथा अंसारी दंपत्ति के साथ किए गए व्यवहार के कारण उनकी गरिमा को ठेस पहुंची। भाई दोनों की गरिमा को ठेस पहुंची, दोनों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंची। एक जाति के आधार पर था, दूसरा धर्म के आधार पर। ओम प्रकाश वाल्मीकि को उनकी जाति के कारण स्कूल में झाड़ू लगवाकर शिक्षकों और छात्रों ने उनके सम्मान की बुरी तरह क्या की? आहत की, बुरी तरह उनको असम्मानित किया। नहीं किया? उन्हें यह महसूस कराया कि वे विद्यालय के अन्य छात्रों के समान नहीं है, उनसे क्या है? कमतर है। ये उनको क्या खिलाया? एहसास कराया। और बच्चा होने के कारण ओम प्रकाश वाल्मीकि स्वयं इस बारे में अधिक कुछ नहीं कर सकता था। भाई चौथी कक्षा में पढ़ता था ओम प्रकाश वाल्मीकि, क्या ही कर सकता था? नहीं, वो तो उसके पिताजी ने देख लिया तो इतना हो भी गया, नहीं अदरवाइज जो है ना कितना उसके साथ कब तक उस दुर्व्यवहार किया जा सकता, कोई अंदाजा नहीं है इस बात का। जब लोगों ने अंसारी दंपत्ति को अपना मकान किराए पर देने से इनकार कर दिया तब उनके सम्मान को भी ठेस पहुंची होगी, नहीं चोट लगी होगी उनके सम्मान को भी। फिर जब प्रॉपर्टी डीलर ने उनको क्या कहा? प्रॉपर्टी डीलर ने कहा नाम बदल लो, भाई सुझाव दिया नाम बदलने का, तब उनको जो है आत्मसम्मान पे उनके क्या पहुंची? ठेस पहुंची होगी। वे उसी सम्मान और उसी गरिमा के हकदार थे जो अन्य किसी व्यक्ति को मिलती है। भारतीय लोकतंत्र में समानता। अब देखो भारतीय लोकतंत्र में समानता क्या पढ़ेंगे अब हम? भारतीय लोकतंत्र में समानता। भारतीय लोकतंत्र में समानता। भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को जो है समान मानता है। भाई हमारा जो संविधान है, भारतीय संविधान जो है सभी व्यक्तियों को क्या मानता है? सभी व्यक्तियों को समान मानता है, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, सभी व्यक्तियों को, हर जाति के व्यक्तियों को समान मानता है। इसका अर्थ है देश में व्यक्ति चाहे वे पुरुष हो चाहे वे स्त्री हो या उनका जाति, धर्म, शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हो, वे सब समान माने जाएंगे। कैसे माने जाएंगे? समान माने जाएंगे। गरीब हो, अमीर हो,
ठीक है, पैसे वाला हो या ना हो, किसी भी जाति का हो, सब समान माने जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी हम यह नहीं कह सकते कि असमानता खत्म हो गई है। इसके बाद भी हम ये नहीं कह सकते कि असमानता खत्म हो गई है। यह खत्म नहीं हुई है, लेकिन फिर भी कम से कम भारतीय संविधान में सब व्यक्तियों की समानता के सिद्धांत को मान्यता दी गई है। क्या मान्य माना गया है, ठीक है ना, मान्य किया गया है, सभी को समान मान्य किया गया है। जहां पहले भेदभाव और दुर्व्यवहार से लोगों की रक्षा करने के लिए कोई कानून नहीं था, पहले कोई कानून नहीं था, अब अनेक कानून लोगों के सम्मान तथा उनके साथ समानता के व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए मौजूद है। अब अगर कोई व्यक्ति जो है ना किसी जाति के आधार पर, किसी धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव करता है ना, तो वह क्या कर सकता है, वह कोर्ट में जाके अपनी अपील कर सकता है, ठीक है ना। फिर कोर्ट उसके फैसला करेगी, कोर्ट क्या करेगी, फैसला करेगी। और कोर्ट भी हमारा क्या है, संविधान का ही अंग है। समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में जो प्रावधान है उनमें से कुछ निम्नलिखित है। जैसे प्रथम क्या है, कानून की दृष्टि से हर व्यक्ति समान है। कानून की दृष्टि से हर व्यक्ति समान है। भाई कानून क्या कहता है कि हमारा हर व्यक्ति समान है। इसका तात्पर्य क्या है कि हर व्यक्ति को देश के राष्ट्रपति से लेकर, क्या है, इसका तात्पर्य कि हर व्यक्ति को देश के राष्ट्रपति से लेकर, हमारे देश के राष्ट्रपति से लेकर कांता प्रसाद जैसे घरेलू नौकरी करने वाली महिला तक सभी को एक ही कानून का पालन करना पड़ता है। राष्ट्रपति को भी एक ही कानून, राष्ट्रपति के लिए भी वही कानून है, और कांता जो नौकरी करती है, ठीक है ना, उसके लिए भी वही कानून है, एक ही कानून है। दूसरा, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान और उसके स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, यह भी कानून है। तीसरा, हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है। पहले नहीं जाते थे ना, पहले मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता था दलित व्यक्तियों को, लेकिन फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या किया, संघर्ष किया, इसका विरोध किया, और फिर यह प्रथा ये समाप्त हुई। तो तीसरा क्या है, सार्वजनिक स्थानों में जा सकता है, जिसमें खेल मैदान, होटल, दुकान और बाजार आदि सम्मिलित हैं। सभी जगह जा सकता है, मंदिर भी जा सकता है, मैदानों में भी जा सकता है, होटल में भी जा सकता है, दुकानों में भी जा सकता है, बाजारों में भी जा सकता है। पहले अनुमति नहीं थी, पहले बाजार में जाते थे दलित लोग, तो उनके आगे एक व्यक्ति चलता था, आवाज करता हुआ, ढोल बजाता हुआ कि हम जो है आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ही तुच्छ नजरों से देखा जाता था, ठीक है ना, और बहुत ही दुर्व्यवहार होता था उस समय पे। सब लोग सार्वजनिक कुएं, सड़कों तथा नहाने के घाटों पर उपयोग कर सकते हैं। देखो सब लोग क्या, अब सब लोग कर सकते हैं ना कानून के हिसाब से, ठीक है ना। सभी जगह जो है सार्वजनिक कुओं को यूज कर सकते हैं, नहाने के घाटों का प्रयोग कर सकते हैं, पानी पीने, नल वगैरह का सभी का प्रयोग कर सकते हैं। चौथी चीज क्या है, अस्पष्टता का उन्मूलन कर दिया गया है। शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया है। कैसे तरह से किया है? दो तरह से लागू किया है। पहला कानून के द्वारा, दूसरा सरकार की योजना। देखो पहला तो कानून के द्वारा, भाई हमारे संविधान में क्या कानून दिए गए हैं, हमारे संविधान में कानून दिए गए हैं। तो पहला क्या है, कानून के द्वारा, और दूसरा क्या है, सरकार की योजना है। सरकार क्या करती है, योजनाएं बनाती है, और वह कार्यक्रमों के द्वारा सुविधाहीन समाजों की मदद करने के लिए। जिस समाज में सुविधाहीन है, कोई ऐसा समाज है जो सुविधाहीन है, उसको सुविधा नहीं दी गई, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए योजनाएं हैं। क्या है, योजनाएं हैं, और बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जाते हैं सरकार के द्वारा। और पहला कानून के द्वारा हो गया, दूसरा योजनाओं से, और तीसरा हो गया कार्यक्रम। कुछ कार्यक्रम ऐसे चलते हैं जो सुविधा उनको दी जाती है, उन कार्यक्रम के माध्यम से सुविधा मिलती है। भारत में ऐसे अनेक कानून है जो व्यक्तियों के समान व्यवहार प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, अधिकार की रक्षा करते हैं। क्या करते हैं, अधिकार की रक्षा करते हैं। कानून के साथ साथ सरकार ने उन समुदायों जिनके साथ सैकड़ों वर्षों तक असमानता का व्यवहार हुआ, भाई उन समुदायों को क्या किया, हाईलाइट किया, जिनके साथ सैकड़ों वर्षों तक क्या हुआ, असमानता का व्यवहार हुआ। उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं लागू की गई, अनेक कार्यक्रम किए गए और योजनाएं भी लागू की गई। यह योजना यह सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई थी कि जिन लोगों को अतीत में अवसर नहीं मिले,
ये योजना जो थी किस लिए चलाई गई थी कि जिन लोगों को अतीत में जो पहले के लोग थे उनको अवसर नहीं मिले, अब उन्हें क्या है अधिक से अधिक अवसर प्राप्त हो, अब उन्हें अधिक से अधिक अवसर प्राप्त हो। इस दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया एक कदम माध्यमिक भोजन है। क्या है? मिड डे मील मिलता है ना, आपके स्कूल में मिड डे मील मिलता है। देखो सरकारी स्कूलों में क्या होता है, इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है। दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है। यह योजना भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ हुई। क्या हो, देखो मैप में देखो कहां है, वो रहा तमिलनाडु। तमिलनाडु में प्रारंभ की गई थी और 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों को इसे अपने स्कूलों में 6 माह के अंदर अंदर प्रारंभ करने के क्या दे दिए, निर्देश दे दिए। इस कार्यक्रम में काफी सकारात्मक प्रभाव थे, इस कार्यक्रम के काफी सकारात्मक प्रभाव पड़े। दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों ने क्या किया, अधिकांश संख्या स्कूलों में प्रवेश लेना शुरू कर दिया। भाई अधिकांश गरीब बच्चों ने स्कूलों में प्रवेश लेना शुरू कर दिया और नियमित रूप से स्कूल जाना शुरू कर दिया। शिक्षक बताते हैं कि पहले बच्चे खाना खाने घर जाते थे, क्योंकि खाना नहीं मिलता था, खाने घर जाते थे, फिर वे वापस स्कूल लौट के नहीं आते थे। वे लंच में खाना खाने गए और घर के ही रह गए, वापस लौट कर ही नहीं आए। लेकिन अब क्या, मिड डे मील की शुरुआत हो गई तो दोपहर का भोजन स्कूल में मिलने लगा, तो गरीब बच्चों ने अधिकतर क्या किया, अधिकतर एडमिशन लेने शुरू कर दिए और उनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई। ठीक है, परंतु अब जब से स्कूल में माध्यमिक भोजन मिलने लगा उनकी उपस्थिति में सुधार हुआ। भाई प्रेजेंट होने लग गए। वे माताएं जिन्हें पहले अपना काम छोड़कर दोपहर को बच्चों को खाना खिलाने के लिए आना पड़ता था, अब उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ता। देखो अभी कांता है, कांता अपनी बेटी को जब स्कूल छोड़ने जाती है, भाई तो इसको देखो पूरे दिन मालिक है इसका अशोक जैन, इसके यहाँ घर में काम करती है। अब सोचो जब खाना नहीं मिलता था स्कूल में, अब तो मिड डे मील मिलता है। जब नहीं मिलता था तो इसको खाना दोपहर में जो है अपने बच्चे को देने के लिए आना पड़ता होगा, नहीं कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा। किसी दिन हो सकता है नहीं भी आती होगी, किस दिन आती होगी, तो बड़ी समस्या थी। तो मिड डे मील से ये सारी समस्याएं क्या हो गई, दूर हो गई। अब उन्हें ऐसा अब तो नहीं करना पड़ता, क्योंकि दोपहर पता है दोपहर का खाना वहां स्कूल में मिल जाता है मिड डे मील के माध्यम से, तो अब इतनी समस्या नहीं होती। इस कार्यक्रम में जाति जगत पूर्वाग्रहों को कम करने में भी सहायता मिली है। देखो पूर्वाग्रह क्या है, पूर्वाग्रह हमने पीछे कुछ जो है अपने दिमाग में क्या एक पहचान बना ली, एक स्ट्रक्चर बना लिया, रूढ़िवाद, ठीक है ना, उसी को हम जो है आगे मानते चले जा रहे हैं, उसको बोलते हैं पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह को कम करने में भी सहायता मिली है, क्योंकि स्कूल में निम्न और उच्च जाति के बच्चे साथ भोजन करते हैं। स्कूल में उच्च जाति के भी और निम्न जाति के भी बच्चे साथ में क्या करते हैं, भोजन करते हैं। कुछ स्थानों पर भोजन पकाने के लिए दलित महिलाओं को काम पर रखा गया। देखो अब क्या, कुछ स्कूलों में दलित महिलाओं को काम पर रखा गया ये भोजन बनाने के लिए। और माध्यमिक भोजन कार्यक्रम ने निर्धन विद्यार्थियों की भूख मिटाने में भी सहायता की। देखो भूख तो मिटाई है, भूख मिटाने में सहायता की है। जो प्रायः खाली पेट स्कूल जाते थे, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे कभी कभी उन्हें खाली पेट भी जाना पड़ता हो, इस कारण पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते थे। भैया अगर हमें भूख लगी है, अब भूख लगी थोड़ी पढ़ाई में ध्यान देगा, पेट में तो चूहे कूद रहे हैं, तो कहां से पढ़ाई में ध्यान दिया जाएगा। तो उसमें काफी फायदा हुआ। शासकीय कार्यक्रम अवसरों की समानता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, किंतु अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है। क्या है, अभी भी बहुत कुछ जानना बहुत उन स्कूलों से बहुत अलग है। स्कूल भी देखो दो तरह के होते हैं, एक सरकारी स्कूल होता है, एक प्राइवेट स्कूल होता है। नहीं, निर्धन बच्चों का स्कूल में प्रवेश करने और उनकी उपस्थिति को बढ़ा दी, इस चीज से बढ़ गई। लेकिन फिर भी इस देश में वे स्कूल जहां अमीरों के बच्चे जाते हैं, उन स्कूलों से बहुत अलग है जहां गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, उनसे थोड़ा सा अलग है। आज भी देश में कई स्कूल हैं जिनमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे दलित बच्चों के साथ भेदभाव और असमानता का व्यवहार किया जाता है। इन बच्चों को ऐसी समानता स्थितियों में ढकेला जाता है जहां उनके सम्मान की रक्षा नहीं हो पाती। ऐसा इसलिए है क्योंकि कानून तो बन जाने के बाद भी लोग उन्हें समान समझने से इनकार कर देते हैं। भाई कानून तो बन गया, लेकिन कानून बनने के बाद भी क्या उन लोगों को समझने में, उनको सम्मान देने से क्या करते हैं,
इनकार करते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि दृष्टिकोण में बहुत धीरे धीरे परिवर्तन आता है। देखो दृष्टिकोण, जो पूर्वाग्रह है, अभी तक पूर्वाग्रह क्या थे भाई, दलित लोगों को जो है क्या, ये नीची जाति के लोग होते हैं, तो अभी भी कई लोगों को सही है जो है ना, ये परिवर्तन आता है, धीरे धीरे परिवर्तन आता है, दृष्टिकोण में बहुत धीरे धीरे परिवर्तन आता है। दृष्टिकोण देखने का कोण, ठीक है ना, इंद्रियां होती है ना, आंख देखने के लिए होती है, नहीं होती है, आंख देखने के लिए होती है। तो इसी के साथ हमारा जो आज सेशन स्टार्ट हुआ था, कौन सा सेशन स्टार्ट हुआ था, कक्षा 7 का जो आज हमारा पहला सेशन था, यह कंप्लीट हुआ और हम कल मिलेंगे दूसरे सेशन के साथ, जिसका होगा सेकंड सेशन। और ऐसे ही हम सेशन के सेशन करते रहेंगे 08 हमारा शुरू हो गया है। जय हिंद, जय भारत।